नमस्कार विद्यार्थियों, जोबनेर पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी में एक नया कोशिकांग लेकर के आए हैं। उस कोशिकांग का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये नाम आपने काफ़ी जाना पहचाना नाम है। आपने पिछली कक्षाओं में जैसे 11th है 12th है, इन दोनों ही कक्षाओं में आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया हुआ है। लेकिन पुनः जो हम अगली कक्षाओं में लगातार स्थानांतरित होते रहते हैं, त्यों हम एक नए संक्षिप्त रूप को विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है वो माइटो प्लस कॉन्ड्रिया से बना हुआ है। माइटो का मतलब क्या होता है? माइटो का मतलब होता है धागा, अर्थात धागा नुमा जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होती है उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या कार्य होते हैं उन सब के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यदि बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी है वो सबसे पहले रिचर्ड अल्टमान ने की थी। रिचर्ड अल्टमान का नाम आपने सुना होगा, रिचर्ड अल्टमान ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति के बारे में बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया एक धागेनुमा संरचना होती है जो मुख्यतः कोशिका के एक कोशिकांग का रूप होती है। अब बात करते हैं रिचर्ड अल्टमान के बाद में बात करते हैं फ्लेमिंग का आपने नाम सुना होगा। फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को धागेनुमा संरचना बताया है। फ्लेमिंग एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को धागेनुमा संरचना बताया। उसके बाद में और भी अनेक वैज्ञानिक आए जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को अलग अलग नाम दिया है। तो उसके बाद में यदि हम बात करें तो एक जो वैज्ञानिक हैं हेगुबेम एवं साथियों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया कि ये क्या होते हैं, श्वसन के मुख्य केंद्र होते हैं। उसके बाद में यदि माइटोकॉन्ड्रिया के उपनाम या की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, अर्थात इसमें एनर्जी होती है। एनर्जी का जो कार्य जो करता है, कोशिका का जो पावर हाउस है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी प्राप्ति स्थल, अर्थात ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का जो प्राप्ति स्थल है वो समस्त यूकेरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति देखी गई है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का प्राप्ति स्थल क्या हो गया? यूकेरियोटिक कोशिकाएं। कहने का मतलब यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जीवाणुओं में यह नहीं पाए जाते क्योंकि इनकी जो प्लाज्मा कला होती है वो स्वयं श्वसन किण्वक रखती है, इसलिए ये जीवाणु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या की, कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है। पहला हमने प्राप्ति स्थल के बारे में बात की। माइटोकॉन्ड्रिया का प्राप्ति स्थल समस्त यूकेरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के उपस्थिति की बारे में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग होती है, परंतु वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग यदि हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की एक कोशिका में जो संख्या होती है वो लगभग 300 से 800 तक की संख्या में ये उपस्थित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक कोशिका की जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया 300 से लेकर के 800 तक की संख्या में पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो सैकड़ों की संख्या में पाए जाते हैं। हालांकि कुछ कोशिकाएं हैं जैसे चूहे के यकृत की कोशिकाओं में
1000 से 1600 तक भी पाए जाते हैं। चूहे की जो यकृत की जो कोशिकाएं हैं वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया 1000 से 1600 तक भी पाए जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का आकार एवं परिमाप। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार और परिमाप, अर्थात जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार होता है वो कितना होता है और माइटोकॉन्ड्रिया का जो परिमाप होता है वो कितना होता है। तो इनके आकार की यदि बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार होता है वो मुख्यतः तंतुनुमा कम होते हैं, जबकि इनका जो आकार होता है वो धागेनुमा होता है, शलाका रूपी होता है, रेखित होता है और शाखित रूप में हमें दिखाई देता है। कई कोशिकाओं में ये धागेनुमा दिखाई देता है, कई कोशिकाओं में ये शलाकानुमा दिखाई देता है और कई कोशिकाओं में ये रेखित दिखाई देता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं वो अशाखित भी हो सकते हैं, शाखित भी हो सकते हैं, रेखित भी हो सकते हैं और धागेनुमा संरचना के रूप में भी पाए जा सकते हैं। तो सामान्यतः हम अब बात करते हैं इनके परिमाप की। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो परिमाप होता है वो 0.2 से 0.7 UM आकार का होता है, यानी इनकी जो लंबाई होती है वो 0.2 से 0.7 UM आकार के जो 0.2 से 7 तक ये होते हैं। जबकि उसके बाद में यदि हम व्यास की बात करें तो 0.5 से 1 UM तक इनका क्या होता है, व्यास होता है, 1 तक इनका व्यास होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आकार और परिमाप की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो लंबाई होगी वो 0.2 से 7 UM तक होगी और इसका जो व्यास है वो 0.5 से 1 UM व्यास का होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इतनी कम व्यास वाली जो संरचना है उसको हमारी साधारण आंखें देख नहीं पाती है। इस कारण से हम इस माइटोकॉन्ड्रिया को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अब आंखों से नहीं देख सकते तो माइटोकॉन्ड्रिया को किससे देखेंगे? तो माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए हमारे को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ेगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया को केवल हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। साधारणतः अपनी आंखों के द्वारा इस माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का आकार और जो परिमाप होता है वो अन्य कोशिकाओं की तुलना में काफी छोटा होता है। उसके बाद में हम माइटोकॉन्ड्रिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर अर्थात परा संरचना जो माइटोकॉन्ड्रिया की होती है वो किस प्रकार की होती है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, पहली जो संरचना की बात करें तो वो बात करते हैं झिल्ली, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो झिल्ली पाई जाती है वो कौन कौन सी पाई जाती है। तो हम अब इधर आप बोर्ड की तरफ आसानी से देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की ये जो रेड कलर में हमने संपूर्ण जो मैंने संरचना बनाई है उसमें आपको सबसे ऊपर ये जो दिखाई दे रही है, ये जो रेखा रेड कलर की जो रेखा दिखाई दे रही है उसको हमने आउटर मेम्ब्रेन बोल दिया। आउटर मेम्ब्रेन का हिंदी अर्थ होता है बाहरी झिल्ली। तो कहने का मतलब बाहरी झिल्ली और इनर मेम्ब्रेन यानी कि आंतरिक झिल्ली। तो कहने का तात्पर्य यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो संपूर्ण जो संरचना होती है उस संपूर्ण संरचना के जो बाहरी जो आवरण होता है वह बाहरी आवरण 2 झिल्लियों से युक्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी तरफ शरीर के ऊपर द्विसंयुक्त झिल्लियां पाई जाती है। तो सबसे ऊपर वाली जो झिल्ली होती है वो आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है और उससे नीचे वाली जो झिल्ली होती है वो इनर मेम्ब्रेन कहलाती है।
आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों मेम्ब्रेन मुख्यतः आपस में जुड़ी होती है, और इसके अलावा यदि ये जुड़ी भी नहीं रहती है तो आधारिक रूप से या काल्पनिक रूप से हमारे को जुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्योंकि ये जो संरचनाएं होती है वो अत्यधिक अल्प होने के कारण ये हमारे को जुड़ी हुई प्रतीत होती है। उसके बाद में देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। झिल्ली हो गई, आउटर और इनर दो प्रकार की मेम्ब्रेन पाई जाती है, और इसके बाद में हम देखते हैं कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का मतलब होता है कि आंतरिक जो झिल्ली होती है उन दो झिल्लियों के मध्य यदि कोई स्पेस पाया जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो झिल्लियों के मध्य जो रिक्त स्थान पाया जाता है उस रिक्त स्थान को हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। डिऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल जो है, डिऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो डीएनए, अब बात करते हैं डीएनए की। तो ये जो डीएनए है आपको दिखाई दे रहा होगा कि धागे नुमा जो लिपटा हुई जो संरचनाएं हैं वो क्या कहलाती है, वो डीएनए कहलाती है। तो आंतरिक छोर पर ये जो संरचना है ये स्पष्ट रूप से अपने को जो हमने ब्लैक रंग से जो रेखांकित किया है वो डीएनए अपने को सही तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये डीएनए, इसमें क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। अब डीएनए की जो संरचना है वो धागे नुमा है, द्विआण्विक अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आपने डीएनए के बारे में पहले भी पढ़ा होगा कि वाटसन क्रिक का जो द्विआण्विक मॉडल दिया गया है उसी के अनुसार ये डीएनए की जो संरचना है वो द्विआण्विक यानी कि लिपटा हुआ, एक दूसरे से लिपटा हुआ और धागेनुमा संरचना के रूप में डीएनए इसमें उपस्थित हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या उपस्थित है, डीएनए उपस्थित है, अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उसके बाद में बात करें हम राइबोसोम्स भी देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित हैं। अब राइबोसोम्स की बात करते हैं। हमने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं। एक जो राइबोसोम्स होता है वो 70S प्रकार का होता है, जिसकी सब यूनिट जो होती है वो 50S होती है, और जो दूसरी जो यूनिट होती है वो 30S सब यूनिट होती है। परंतु ये जो 70S वाला जो राइबोसोम्स है ये राइबोसोम्स मुख्य प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। परंतु अभी मैंने आपको बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका होती है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम्स पाया जाएगा वो 80S प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाएगा। तो 80S प्रकार का जो राइबोसोम्स है उसकी जो सब यूनिट है वो सब यूनिट कौन कौन सी होगी, 60S प्रकार की जो बड़ी वाली जो यूनिट होगी वो 60S प्रकार की होगी, और छोटी वाली जो यूनिट होगी वो 40S प्रकार की यूनिट होगी। तो कहने का मतलब ये है कि राइबोसोम्स जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाएंगे वो 60S और 40S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं क्रिस्टी की बात करते हैं। क्रिस्टी देखिए, आपको क्रिस्टी एक स्पष्ट रूप से ये जो संरचना दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब जो आंतरिक जो झिल्ली है उसमें उभार नुमा, अंगुली के जो उभार होता है उस नुमा जो संरचनाएं पाई जाती है उस संरचना को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। तो क्रिस्टी की परिभाषा क्या हुई कि आंतरिक जो झिल्ली में उभार नुमा जो संरचनाएं पाई जाती है उन संरचनाओं को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। तो ये क्रिस्टी हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं मैट्रिक्स। देखिए, मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो तरल जो पदार्थ जो भरा होता है वो कौन कौन सा जो पदार्थ होता है वो भरा होता है। तो हम जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें विभिन्न प्रकार के जो तत्व जो भरे होते हैं। उसमें बात करें हम कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, लिपिड है, प्रोटीन है,
विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं, रसायन हैं, केमिकल हैं, वो किसमें इसमें भरे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भरे होते हैं। आंतरिक छोर पर ये आपको रेखांकित जो छोटी छोटी जो ब्लैक रंग की जो बिंदु ये दिखाई दे रही है, वो सारा क्या है, मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स जो तरल प्रकार का जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। तो मैट्रिक्स ये इसमें भरा होता है, इसे हम इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके बाद में हम बात करते हैं F1 कण। F1 कण, F1 कण को क्या बोलते हैं, प्रारंभिक कण, प्रारंभिक कण। तो कहने का मतलब यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो F1 कण होते हैं वो प्रारंभिक कण कहलाते हैं, और इन प्रारंभिक कणों को ऑक्सीसोम भी कहते हैं। इन प्रारंभिक कणों को क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम भी कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी को, हमारे जो शरीर में जो एनर्जी होती है उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस कारण से इसको हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सीसोम नाम भी देते हैं। तो F1 कणों को हम, प्रारंभिक कणों को किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीसोम नाम से जानते हैं। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में यदि हम बात करें ऑक्सीसोम कण की, यदि हम बात करें तो इस ऑक्सीसोम कण के 3 भाग होते हैं। जैसे ये F1 जो कण है इसके 3 भाग होते हैं। जैसे इसका सबसे जैसे इसमें F0 प्रोटीन है और F1 जो प्रोटीन है उसके क्या होते हैं, उसके 3 भाग होते हैं। उसके 3 भाग, जो गोलाकार जो शीर्ष भाग होता है वो सबसे ऊपरी भाग होता है, फिर वृंत भाग होता है, और फिर क्या होता है, आधारी भाग होता है। तो 3 भाग हो गए, गोलाकार शीर्ष भाग, वृंत, और क्या होता है, और होता है लास्ट आधारी भाग होता है। तो इस प्रकार ये क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के जो F1 जो कण होता है उसकी संरचना होती है। अब हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइमों की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में विभिन्न प्रकार की जो मैट्रिक्स होता है उसमें विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे मोनोअमीन ऑक्सीडेज है, वसा अम्ल कोएंजाइम है, एडिनोलाइटेज काइनेज एंजाइम है, इसके अलावा और भी है जैसे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट हैं। तो ऐसे कई प्रकार के जो एंजाइम हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अब बात करेंगे हम लास्ट में कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के क्या कार्य हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों के बारे में सबसे पहले हम बात करें तो क्या है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। तो कहने का मतलब है ऊर्जा के शक्ति गृह के रूप में, ऊर्जा के शक्ति गृह के रूप में, शक्ति गृह के रूप में। तो पहला जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य होगा वो क्या होगा, ऊर्जा के शक्ति गृह के रूप में। अर्थात क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में अनेक गतिविधियों में भाग लेता है और वह ऊर्जा के शक्ति गृह के रूप में हमारे शरीर में कार्य करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो पहला जो कार्य होगा वो क्या होगा, ऊर्जा के शक्ति गृह के रूप में। दूसरा जो कार्य है वो क्या है, शर्कराओं का ऑक्सीकरण है। दूसरा जो कार्य वो क्या है, शर्कराओं का ऑक्सीकरण, शर्कराओं का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारे शरीर में बनने वाली जो शर्कराएं हैं उन शर्कराओं को ऑक्सीडेशन की क्रिया के द्वारा ये ऑक्सीकरण करने का कार्य करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो दूसरा जो कार्य है वो क्या है, शर्कराओं का ऑक्सीकरण का कार्य है। तीसरा यदि हम कार्य की बात करें तो क्रेब्स चक्र या साइट्रिक अम्ल चक्र, क्रेब्स चक्र या साइट्रिक अम्ल चक्र। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्रेब्स चक्र और साइट्रिक अम्ल चक्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन से चक्र में, क्रेब्स चक्र और साइट्रिक अम्ल चक्र, साइट्रिक अम्ल चक्र में अपनी कौन भूमिका निभाता है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद में यदि हम
माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों की बात करें तो अगला जो कार्य है वो ईटीएस चक्र और श्वसन श्रृंखला में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ईटीएस की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इलेक्ट्रॉन प्रवाहित तंत्र के रूप में भी ये जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन भूमिका निभाता है? माइटोकॉन्ड्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो जटिल एटीपेज के रूप में भी माइटोकॉन्ड्रिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जटिल एटीपेज के रूप में भी माइटोकॉन्ड्रिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार हमने संपूर्ण संरचना को, आज माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना पढ़ी है। स्पष्ट रूप से ये संरचनाएं अपने को दिखाई दे रही है। ये डीएनए है, इधर राइबोसोम व्यवस्थित है, इधर ये मैट्रिक्स भरा है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये क्रिस्टी है, F0 प्रोटॉन है, F1 प्रोटॉन है। तो ये संपूर्ण जो संरचना है वो कोशिका का पावर हाउस या माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है, जिसको आज हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी में कोशिकांग के रूप में पढ़ा है। अगली कालांश में हम एक नया कोशिकांग लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।